आज नंदिनी है क्या? हेलो। हाँ सर। आज हाँ सर। नंदिनी आ गई आज। हाँ जी सर। अच्छा बेटा, कहाँ तक लिखा था कल हमने? थर्ड मॉड्यूल पूरा लिखा था, बट थर्ड मॉड्यूल फिर से रिपीट कीजिए ना। ठीक है। अच्छा पढ़िए, क्या क्या रिपीट करना है वो पढ़िए, मैं बताता हूँ। स्टार्टिंग से ही रिपीट करना है। स्टार्टिंग से ही इंटरनेशनल रिपीट मार्केटिंग। हाँ। स्टार्टिंग से ही रिपीट करना है। पहला पॉइंट क्या है? डायनेमिक ऑफ प्रोडक्ट एंड मार्केट सिलेक्शन। डायनामिक्स ऑफ प्रोडक्ट एंड मार्केट सिलेक्शन पढ़ो, उसमें क्या लिखा था? Market dynamic is depends as the forces of market constitute responsible for the shift in the demand and supply curve and therefore accountable for creating and reducing the demand and supply of particular product or could be used in border areas such as the economic of the nation by providing the signals about demand and supply. ओके, Market dynamics. ठीक है ठीक है ठीक है। Market dynamics is an indicator who shows demand and supply of your product. मार्केट डायनामिक्स कुछ ऐसे फैक्टर है जो आपके प्रोडक्ट का डिमांड एंड सप्लाई क्या करता है, शो करता है। फॉर एग्जांपल बेटा, इंटरनेशनल बिजनेस मतलब हमने पहली बार ही बात किया था कि इंटरनेशनल बिजनेस मतलब हम क्या कर रहे हैं। इंटरनेशनल बिजनेस में हम बिजनेस तो कर रहे हैं बट अक्रॉस द बॉर्डर बिजनेस कर रहे हैं। तो कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो इंटरनेशनल मार्केट को समझने के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे देश का बजट आ रहा है और बजट में टैक्स पॉलिसी चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, लेदर की कोई इंडस्ट्री है जो शूज बनाती है, लेदर के शूज बनाती है, और गवर्नमेंट ने अचानक लेदर के शूज के टैक्स जो होता है लेदर लाने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए जो कस्टम ड्यूटी होती है, जो टैक्स होता है वो कम कर दी। तो इसका मतलब क्या है, हमें प्रोडक्ट बनाने के लिए कम खर्चा लगेगा। इसका एक ही मतलब होता है कि डिमांड बढ़ेगा। कैसे डिमांड बढ़ेगा? बनाने के लिए अगर कम खर्चा आएगा, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर कम खर्चा आता है, ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट की प्राइस कम रहेंगी। प्रोडक्ट की प्राइस कम है तो कस्टमर ज्यादा से ज्यादा मार्केट में हमारा प्रोडक्ट क्या खरीदेंगे। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि कहीं ना कहीं अगर आपके प्रोडक्ट के दाम कम होते हैं तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड क्या होंगी, बढ़ेंगी। ओके हाँ। ओके। हाँ, नेक्स्ट पढ़ो। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए ना, कोई भी पढ़िए। Segmentation of international markets and consumer selection. ठीक है। देखिए बेटा, दो कंट्रीज को कंपेयर करते हैं। सेगमेंटेशन क्या? सेगमेंटेशन, कल मैंने आपको डाइट कोक का एग्जांपल दिया था। डाइट कोक का, डाइट कोक, कोको कोला डाइट कोक जब बनाते तो अमेरिका में हर जगह पे डाइट कोक बेचती है, राइट। बट अगर इंडिया की बात आ जाती है तो इंडिया में सिर्फ 3 टायर सिटी में पूना मुंबई पूना कोलकाता, जो बड़े बड़े सिटीज है वहीं पे डाइट कोक बेचती है, क्योंकि उसको पता है ओबेसिटी की प्रॉब्लम अमेरिका में हर दूसरे इंसान को है, बट इंडिया में ओबेसिटी की प्रॉब्लम लोगों को नहीं होती है। उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, क्यों? क्योंकि वो नेचुरल चीजें खाती है। तो उन्होंने सेगमेंटेशन किया, इंटरनेशनल मार्केट को सेगमेंट किया। डाइट को वहां बेच रहे, डाइट को यहाँ नहीं बेच रहे, और डाइट को यहाँ भी बेच रहे तो कुछ सिटीज में बेच रहे। उससे क्या हो रहा है बेटा, उन्होंने डायरेक्टली कस्टमर को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। उससे एक बात ये होंगी कि उनका जो एफर्ट है प्रोडक्ट बेचने के लिए, जिस जगह पे एफर्ट चाहिए उस जगह पे ही उनका क्या होगा, एफर्ट लगेगा। दो देशों को कंपेयर कर रहे हैं, अमेरिका और इंडिया। अमेरिका में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है किसकी, डाइजेशन की। वो हर दूसरे इंसान में ओबेसिटी की प्रॉब्लम है अमेरिका में, बट इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में ऐसा प्रॉब्लम कहाँ है, 3 टायर सिटी में। जो सिटीज बहुत बड़ी बड़ी सिटीज है, मेट्रो सिटीज है, वहां पे ये प्रॉब्लम होती है, इसलिए डाइट को वहां पे बेचते हैं। तो वो क्या कर रही है कंपनी,
एक इंटरनेशनल कंपनी है जो अपना प्रोडक्ट इंडिया और अमेरिका दोनों जगह पे बेच रही है, बट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ सेगमेंटेशन दे डिवाइडेड द कस्टमर, उन्होंने कस्टमर को डिवाइड किया और अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, वो बेचते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। इंटरनेशनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पढ़िए बेटा, उसमें क्या पढ़ा है, तो क्या लिख के दिया है? Why international marketing strategy is important? There are many reasons why global marketing is important to US companies. Most companies realize that their target market is limited if they just concentrate on US market. When a company thinks globally, it looks for the overage opportunity to ठीक है, increase its market share and customer. ठीक है। देखिए, अगर बियॉन्ड द बाउंड्री किसी भी एक देश के अंदर, बियॉन्ड द बाउंड्री अगर कोई भी एक कंपनी काम कर रही है तो उसको पता है उनको एक होमोजीनियस और लिमिटेड कस्टमर मिलने वाले हैं। क्या बोला मैंने? उनको एक होमोजीनियस कस्टमर मिलने वाले, एक लिमिटेड कस्टमर मिलने वाले। तो अगर वही इंडस्ट्री, वही कंपनी ग्लोबली जाना चाहती है, एमएनसीज बनाना चाहती है, आईएनसीज बनाना चाहती है, तो क्या होगा? एमएनसीज और आईएनसीज में अगर वो जाना चाहती है और अपनी कंपनी को ग्लोबल करना चाहती है, तो सबसे पहले उनको अक्रॉस द बाउंड्री जाके वहां के कस्टमर को क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। वहां के कस्टमर को समझ के क्या करना पड़ेगा? अपना प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। बट ये बात अगर वो अपने ही देश में काम करे तो एक तरह के कस्टमर मिलेंगे, उनको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। बट अगर वो इंटरनेशनली जाते हैं, जब अगर वो ग्लोबली जाते हैं, अगर वो अपनी कंपनी को एमएनसी करते हैं, तो क्या होगा? उनको नए कस्टमर मिलेंगे। नए कस्टमर मिलेंगे तो उनको पहले वहाँ का कल्चर समझना पड़ेगा, वहाँ का टेक्नोलॉजिकल पावर समझना पड़ेगा, इकोनॉमिकल फैक्टर समझने पड़ेंगे, वहाँ के सोशल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, सारे फैक्टर समझ, एनवायरमेंटल फैक्टर समझने पड़ेंगे, वहाँ पे लीगल फैक्टर समझने पड़ेंगे, वहाँ के पॉलिटिकल फैक्टर समझने पड़ेंगे। वो सारे फैक्टर समझ के, मतलब एक लिमिटेशन के बाहर जाके उनको काम करना पड़ेगा दूसरे देश में, ताकि वो दूसरे देश का भी एनवायरमेंट, मार्केटिंग का एनवायरमेंट क्या कर सके, समझ सके। और इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरमेंट, उसमें वही है ना, एक्सटर्नल फैक्टर। पढ़िए क्या है उसमें। The international business environment is multi-dense, include the political risk, race, culture difference, exchange rates, legal and taxation issue. Therefore, international business environment comprise the political, economic, regularity, tax, social and culture, legal and technological environment. ठीक है। हेडिंग बताओ, हेडिंग बताइए बेटा। इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में जब हो, जो हमने एक्सटर्नल एनवायरमेंट पढ़े थे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और सोशल, ये सारे जो फैक्टर हमने पढ़े थे वो इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरमेंट के फैक्टर्स होते हैं। देखो बेटा, मैंने आपको समझाया था पहले से ही, कुछ ऐसे फैक्टर रहते हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं। कंपनी के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर रहते हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सप्लायर्स हम चेंज कर सकते हैं। हमारी कंपनी को एक सप्लायर अच्छा नहीं लगा तो हम वो चेंज कर सकते हैं, राइट? क्योंकि वो कंपनी के अंदर होता है, क्योंकि वो कंपनी के अंदर होता है। बट अगर हम इंटरनेशनल फैक्टर की बात करते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी कंट्री का लीगल एनवायरनमेंट हमको समझना है, किसी कंट्री का लीगल एनवायरनमेंट समझना है, उसके लिए हमने कमेटी बनाई है हमारी कंपनी के अंदर, वो हमने लीगल एनवायरनमेंट उस कंपनी का समझ लिया है। बट क्या हम वो लीगल एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं? क्या हम गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कि आप अपना एनवायरनमेंट चेंज करो? उस देश के गवर्नमेंट को हम बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। उस लॉ के अकॉर्डिंग, उस इकोनॉमिक फैक्टर के अकॉर्डिंग, उस लीगल फैक्टर के अकॉर्डिंग, उस पॉलिटिकल फैक्टर के अकॉर्डिंग, उस सोशल फैक्टर के अकॉर्डिंग, उस कल्चरल फैक्टर के अकॉर्डिंग
हमें अपने कंपनी को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अगर सप्लायर्स की बात आती है, विद इन अ कंपनी है, हम चेंज कर देंगे। बट अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात आती है, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट की बात आती है, इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट की बात आती है, तो हम खुद को चेंज करना पड़ेगा, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, वो हमारे लिमिटेशंस के बाहर होता है। नेक्स्ट, Imports related environment in India and other countries. ओके, पढ़ो उसमें क्या है। India main imports are mineral, fuels, oil, presents, turn and jewelry, electrical machinery, equipment, mechanical appliances. Import from other country. The document include bill of the exchange, a copy of bill of lading, certificate of बेटा origin. इन्होंने बोला है कि किसी भी देश का इंपोर्ट रिलेटेड एनवायरनमेंट कैसा होता है। देखिए बेटा, हम जब कभी भी दूसरे देशों से कुछ भी चीज को इंपोर्ट करते हैं, कुछ भी चीजों को इंपोर्ट करते हैं, तो हम उस पर टैक्स ड्यूटी लगाते हैं, जिसको कहा जाता है कस्टम। कस्टम एक सेपरेट डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ध्यान से सुनो, किसी भी एयरपोर्ट में, किसी भी कार्गो में, कहीं पे भी अगर डॉकयार्ड होगा, तो वहां पे जहां जहां पे इंपोर्ट होता है, जहां जहां पे दूसरे देशों से यहाँ पे रॉ मटेरियल होगा या प्रोडक्ट होगा या कुछ भी अगर आता है, तो उस पर टैक्स लगता है, जिस टैक्स को हम कस्टम कहते हैं। कस्टम को कैलकुलेट करने के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। वो डिसाइड करता है कि कितने प्रोडक्ट पे कौन सा कस्टम, कौन से टैक्स लगने चाहिए। तो वो क्या करते हैं, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई भी प्रोडक्ट, सपोज एक आधा रॉ मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल इंडिया में आने के बाद, इंडियन कंपनी में यूज होने के बाद ज्यादा से ज्यादा प्लांट बढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली वो रॉ मटेरियल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टैक्सेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। एक बार फिर से सुनो, कोई ऐसा रॉ मटेरियल है जो इंडियन कंपनी में यूज करने के बाद ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो प्रोडक्ट के लिए, वो रॉ मटेरियल के लिए और अपने टैक्सेस कम कर देंगी। क्यों? क्योंकि वो रॉ मटेरियल कंपनी में यूज करने के बाद कंपनी को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सके। तो इससे बात ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे। कोई भी गवर्नमेंट को अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है तो अच्छी बात होती है। देखो, इंपोर्ट पॉलिसी में चेंज करने के बाद, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना चाहती है, इसलिए इंपोर्ट पॉलिसी को क्या कर रही है, चेंज कर रही है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि सेकंड अदर कंट्रीज में का एनवायरनमेंट जो है ना, उसके ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सेकंड वर्ल्ड वॉर में जापान के ऊपर 2 एटम बम गिराए थे अमेरिका ने, पता है आपको, हिरोशिमा और नागासाकी में, पता है आपको? हाँ। 2 एटम बम गिराए थे। उसके बाद से अमेरिका का कोई भी रॉ मटेरियल या प्रोडक्ट जापान में जाता है, तो उन्होंने ऐसी प्रोसीजर बनाई है कि वहां से 2 महीनों के लिए प्रोडक्ट बाहर जाता ही नहीं है। ध्यान से सुनो, जापान इंपोर्ट कर रहा है कहां से, अमेरिका से। अमेरिका को वो डायरेक्टली नहीं बोल सकता नहीं आप मत भेजो। उन्होंने ऐसे प्रोसेस बना दिए है कि 2 महीने तक उनका प्रोडक्ट वहीं पे रहता है गोडाउन में। तो चेक प्रोसेस हो गया, शिपमेंट प्रोसेस हो गया, ये दोनों प्रोसेस को उन्होंने इतना हार्ड बना दिया कि 2 महीनों को लगते। इससे क्या होता है, इससे पता चल जाता है, अमेरिकन लोगों को पता चल जाता है कि जापान की कंपनी क्या करेंगी या फिर जापानीज क्या करेंगे, हमने हमारा प्रोडक्ट भी बेचा तो 2 महीने के लिए गोडाउन में रहेगा और खराब हो जाएगा। ऑटोमेटिकली अमेरिकन क्या कर देंगे, इंपोर्ट कम कर देंगे, एक्सपोर्ट कम कर देंगे, जापान को प्रोडक्ट ही नहीं देंगे। तो उनका ऐसा एनवायरमेंट रहता है, समझा आपको? जो कस्टम्स होते हैं, वहां की कस्टम ड्यूटी होंगी, वो भी उन्होंने बाकी सारे देश जापान में जाके प्रोडक्ट बेच सकते हैं, मैक्सिमम देश। बट अमेरिका से अगर कोई प्रोडक्ट जापान में जाता है तो 2 महीनों के लिए सिर्फ और सिर्फ वहां पे रहता है, गोडाउन में रहता है, जब से सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तब से। नेक्स्ट पढ़ो। नेक्स्ट पढ़िए, रोल ऑफ आरबीआई। रोल ऑफ आरबीआई, उसमें पढ़ो क्या है, फिस्कल पॉलिसी है। Important function the RBI, place of monetary authority and the manager of
foreign exchange. The RBI regulates the foreign exchange of matter as per the FEMA Act. The issue guidelines from realization of export proceed by the export from time to time through authorized dealer. The export देखिए credit. देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फेमा एक्ट बनाया हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। पहले वो फेरा एक्ट था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, बट गवर्नमेंट ने उसको चेंज करके फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा बना दिया। तो आरबीआई क्या करती है? आरबीआई नजर रखती है, आरबीआई नजर रखती है फेमा एक्ट में जो लीगल रूल बनाए हुए हैं। सर फेमा का एक बार फुल फॉर्म बताइए। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। उसके पहले उसका नाम फेरा एक्ट था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट। हो गया, बताइए। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ईयर मुझे याद नहीं है फेमा कब बना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फेमा एक्ट बनाया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड चीजों के ऊपर ध्यान रखने के लिए। अभी कंपनीज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते समय फेमा एक्ट में जो रेगुलेशन है, रूल्स है, उसके हिसाब से काम कर रही है या नहीं कर रही है, इस पे ध्यान रखने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी कंट्री, कोई भी कंपनी, इंडियन कंपनी है, वो बाहर देशों में जाके प्रोडक्ट बेचना चाहती है या किसी और देश से, फॉर एग्जाम्पल कल मैंने आपको बताया था कि कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए रॉ मटेरियल हम अमेरिका से ला रहे हैं। तो जब हम हमारी इंडियन कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे की जो कोविशील्ड बना रही है, वो रॉ मटेरियल अगर चाहती है तो उनको फेमा एक्ट में ऐसा मेंशन है कि उनको पहले पैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में या फिर कोई भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में या फिर कोई भी कमर्शियल बैंक में जमा करना पड़ेगा। तो आरबीआई नजर रखती है कि जो फेमा में रूल बनाया गया है उसको फॉलो करके ही कोई भी इंडियन कंपनी काम कर रही है या नहीं कर रही है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? एक बार रिपीट कीजिए। देखिए, कोई भी इंडियन कंपनी अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम करना चाहती है तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट बनाया हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा। तो उसमें कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशंस है जो कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं। अगर कंपनी को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है तो वो रूल को फॉलो करना पड़ता है, या वो रूल को फॉलो किया या नहीं किया उस पर नजर रखने का काम कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, ताकि जो ट्रांजैक्शन है वो जैसे गवर्नमेंट के डायरेक्शन है, जैसे गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन है, उसी हिसाब से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इंडियन कंपनी या फॉरेन कंपनी करे। ये होता है। ओके? हाँ सर। हाँ, अब मुझे बताओ और आगे क्या? डीजीएफटी। कस्टम। कस्टम मतलब बेटा टैक्सेस। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते समय जब हमारा प्रोडक्ट, जब हमारे कंपनी का प्रोडक्ट दूसरे देश से अगर आ रहा है तो सबसे पहले कहाँ पे आएगा? कार्गो में आएगा। दूसरे देश के पास सीधे कंपनी में तो नहीं आएगा, पहले जहाँ पे प्लेन लैंड होता है या फिर जहाँ पे शिप आती है वहीं पे आएगा ना। उसके बाद उस पर टैक्स लगते हैं। क्या लगते हैं? गवर्नमेंट के टैक्स लगते हैं, और वो टैक्स को कस्टम कहा जाता है। कस्टम ड्यूटी। टैक्स को क्या कहा जाता है? अलग अलग देशों से अलग अलग है बेटा। कल मैंने आपको एमएफएन स्टेटस का भी बताया था, राइट? तो इंडिया को भी एमएफएन स्टेटस है, तो उनको ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से देश से प्रोडक्ट आ रहा है, उस देश के साथ हमारी कौन सी ट्रीटी है, कौन सा एग्रीमेंट है, कौन सा एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, ट्रीटी है, उस हिसाब से उनके ऊपर टैक्स लगाने पड़ते हैं। और जो टैक्स वहाँ कार्गो में। सर माइक म्यूट हो गया। नहीं ना, देखो ना। चालू किए। नहीं नहीं, कॉल आया था, अच्छा। वो अपने आप ही म्यूट हो जाता है ना, कॉल आया था। तो कोई भी देश इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है तो उनके ऊपर हम टैक्स लगाते हैं। वो टैक्स को क्या बोलते हैं? कस्टम। कस्टम कस्टम ड्यूटी बोलते हैं उसे। अलग अलग देशों के साथ अलग अलग कस्टम ड्यूटी हम ओपन करते हैं।
नेक्स्ट, DGFT. डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। बेटा ये भी एक ऐसी एजेंसी है गवर्नमेंट की, मैंने आपको कब इस्टेब्लिश हुई थी वो बताया ना, 1991। ये पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में, कब डीजीएफटी कब बना था। 1991 आई थिंक, कल ही लिख के दिया हाँ है मैंने। हाँ, कल ही लिख के दिया है। हाँ, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यही होता है बेटा, जो हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात कर रहे हैं, मतलब फॉरेन ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो डीजीएफटी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और उसके 24 रीजनल ऑफिसेस है जो ध्यान रखते हैं फॉरेन ट्रेड कैसे हो रहा है, अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। पता है क्या, जब कोरोना शुरू हुआ था, ध्यान से सुनो, फॉरेन ट्रेड के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं। डीजीएफटी का, इंडिया एक की एजेंसी है। आपको पता है इंडियन, जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तब हमारा शेयर मार्केट लुढ़क गया था। इंडियन शेयर मार्केट लुढ़क गया था, पता है आपको, नीचे गिर गया था। पता नहीं आप ध्यान रखते हो कि नहीं। तो क्या किया बेटा, चाइना की जो गवर्नमेंट है, चाइना की जो सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक है वैसे चाइना में सेंट्रल बैंक है, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। उन्होंने क्या किया था, इंडिया में जो एचडीएफसी है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक है, आपने नाम सुना होगा, उस बैंक के शेयर्स खरीद लिए थे। उस बैंक के शेयर खरीद लिए थे। देखो डीजीएफटी ने क्या किया था। कोरोना आया, कोरोना आने के बाद अचानक से इंडियन की शेयर मार्केट है, शेयर कम हो गए, पैसा एकदम कम हो गया। ठीक है, पैसा जैसे ही एकदम कम हो गया, जैसे वैल्यू कंपनी की एकदम कम हो गई, तो एचडीएफसी के बहुत सारे शेयर्स चाइनीज सेंट्रल बैंक ने खरीद लिए थे, ताकि वो इंडियन कंपनी में अपना होल्ड बनाना चाहती थी। अगर उनके शेयर 51% से ज्यादा होते तो इनडायरेक्टली कंपनी का ऑनर कौन हो जाता, चाइना। 51% से ज्यादा अगर शेयर हो जाते तो कौन होता, चाइना मालक होता ना, एचडीएफसी का ऑनर कौन होता, चाइना होता, अगर वो 51% से ज्यादा खरीदते। उन्होंने कुछ शेयर्स खरीदे एचडीएफसी के। तो डीजीएफटी ने गवर्नमेंट को क्या बोला, आप फॉरेन ट्रेड के रूल चेंज करो। डीजीएफटी ने गवर्नमेंट के क्या बोला, आप फॉरेन ट्रेड के रूल चेंज करो। तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रूल बनाया कि अगर कोई भी अदर कंट्री इंडिया की किसी भी कंपनी में शेयर खरीदना चाहती है तो पहले भारत सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। पहले क्या करनी पड़ेगी, भारत सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसा रूल उन्होंने बना दिया। तो सिर्फ 10% शेयर ही एचडीएफसी के खरीदे। अगर वो रूल नहीं बनाते तो वो ज्यादा कंपनी के खरीदते। मतलब जो इंडिया की कंपनी है, उसका ऑनर कौन होता, चाइनीज कंपनी, चाइनीज गवर्नमेंट। ये होता है डीजीएफटी, जो फॉरेन ट्रेड के ऊपर नजर रखता है, गवर्नमेंट की एजेंसी है। पता था आपको ये? नहीं, पेपर पढ़ो, नहीं बोल रहे हो? मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो बेटा, पेपर पढ़ते जाओ ना। पेपर बंद कर दिया, कोरोना बढ़ गया तो। अरे तो इस पे आता है ना, इंटरनेट पे है ना, लोकमत ई पेपर सर्च करो ना। हाँ सर, अभी तो रिचार्ज किया, लेक्चर चालू है इसलिए, कोरोना की अरे वजह से बाप पैसे की रे, तंगी। अरे बाप रे। तो बेटा घर में किसी का तो मोबाइल होगा ना, पेपर पढ़ते जाओ। देखो आज का थर्ड सेम से, या फिर आप पीजी करोगे या फिर कुछ भी करते हो आप, तो आपको जनरल अवेयरनेस के टॉपिक या फिर जनरल अवेयरनेस के चैप्टर जो होते हैं ना, वो पूछते हैं इंटरव्यू में। आपका काम है ध्यान रखना। हाँ, अभी से ध्यान रखेंगे ना, अभी रिचार्ज किया ना। हाँ, अब भी ध्यान रखना। देखो पर अब मुझे कौन सा इंटरव्यू देना है, हाँ देना है बाद में, बट मैं ध्यान रखता हूँ ना। कोरोना मेरे घर पे कहाँ पेपर आता है कोरोना से, बट फिर भी मैं लोकमत पढ़ता हूँ ना। यार लोकमत भी नहीं पढ़ सकते तो बेटा कैसे आपको पता है आधे घंटे में दिन भर की न्यूज आती है कोई चैनल पे, दिन भर की सारी न्यूज आती है कोई चैनल पे। आती है, बट वो कोरोना का ही बताता है ज्यादा, तो टीवी भी देखने का मन नहीं करता, कोरोना बताते हैं। कोरोना बताते इसलिए बेटा, कैसे जनरल अवेयरनेस के टॉपिक आप पढ़ते जाओ। ये इंटरनेशनल बिजनेस का अच्छा एग्जांपल था जो मैंने आपको दिया है। आपको ध्यान रहना चाहिए था, आपको पता रहना चाहिए था। मैंने जब जब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हुआ था
फेसबुक ने रिलायंस के शेयर खरीदे थे 10%। तब मैंने सेकंड ईयर वालों को सवाल पूछे थे, उनके साथ मैंने निगोशिएट किया था कि मैंने उनको बहुत सारे सवाल पूछे थे कि इससे क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज कैसे होगा, क्या होगा। तो मुझे आपका ध्यान ही नहीं रहा, इसलिए मैंने आपके बारे में नहीं पूछा। बट कैसे होते बेटा, इंटरनेशनल बिजनेस या इंटरनेशनल एनवायरनमेंट या कोई भी ऐसी न्यूज आती है जो हमें पढ़नी चाहिए, तो वो पढ़ते जाओ और अपने बुक में लिख के रखते जाओ। पढ़ते जाओ और अपने बुक में लिख के रखते जाओ। कैसे होता है, हम पेपर सॉल्व करना, अभी तो आपका एमसीक्यू है, ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं, जब डिस्क्रिप्टिव रहेगा तो पेपर में ऐसे कुछ एग्जाम्पल, अभी मैंने ये एग्जाम्पल दिया, ये कि एग्जाम्पल आपको किताबों में नहीं मिलेगा। बट अगर आप अपने पेपर में ये एग्जाम्पल देते हो तो इन्विजिलेटर को क्या लगता है, हाँ करंट अफेयर पढ़ता है, करंट अफेयर पढ़ने के बाद इसने वो एग्जाम्पल दिया है जो एग्जाम्पल किताबों में नहीं है। आपका एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है। हो गया? हाँ। ओके, अब क्या है, एक मिनट, जस्ट मिनट। बेटा हेडिंग डालिए, फोर्थ मॉड्यूल इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। उसमें लिखिए बेटा, पहला हेडिंग डालो, बिजनेस इथिक्स। बिजनेस इथिक्स एंड वैल्यूज। बिजनेस इथिक्स एंड वैल्यूज। एक मिनट रुको बेटा, मैं बुक निकाल रहा हूँ, किताब निकाल रहा हूँ।
सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर, कुछ बोल रहे हो क्या? आवाज कुछ भी नहीं आ रही आपकी। कुछ भी नहीं आ रही है सर आवाज। हेलो सर। हेलो सर, आपको आवाज आ रही है? हेलो ए, हेलो सर, आवाज कुछ भी नहीं आ रही है। अरे कुछ भी आवाज ही नहीं आ रही है एक भी। अरे सर को कॉल लगाओ कोई और बताओ। तो सर हेलो। अरे सर को आवाज लगाओ। हेलो पवन सर। पवन सर। पवन सर। रोहिणी सरांना कॉल कर आणि सांग आवाज काहीच नाही येत आहे म्हणा. हेलो सर, आपको आवाज आ रही है? आपकी आवाज कुछ भी नहीं आ रही है। अरे मैंने कॉल किया था सर को। सर बात कर रहे हैं बट सर को आवाज ही नहीं, सर की आवाज ही नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही सर की, मुझे भी कॉल पे आवाज नहीं आई। सर आपको आवाज आ रही होंगी तो आप लीव करके फिर से ज्वाइन कीजिए ना, फिर आवाज आएगी आपकी। गए सर। होतील जॉईन, थोडा वेळ वेट करा. हाँ नेटवर्क इश्यू हो रहा होगा. नहीं तो काय कपडे. नंदिनी म्यूट कर माइक. अभी आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही है. ओके, अब मुझे बताओ कहाँ तक लिखा? सिर्फ हेडिंग डालिए बिजनेस इथिक्स एंड वैल्यूज. अरे बाप रे.
आपकी आवाज कुछ भी नहीं आ रही थी जब से चिल्ला रहे हम। ठीक है ठीक है ठीक है। लिखो, इथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस ethics is a branch of social science, full stop. It deals with moral principle. सर एक बार बता रहे हो। Ethics is a branch of social science. Full stop. It deals with moral principle. It deals with moral principle. And social values. Full stop. It helps us to classify. It helps us to classify. Comma, what is good and what is bad. What is good and what is bad. Question mark. It tells us to do good things, and avoid doing bad things. Full stop. So, comma, ethics separates good and bad, comma, right and wrong, comma, fair and unfair, comma, moral and immoral, and proper and improper.
human action, full stop. Human action, full stop. In short, comma, ethics means code of conduct. Ethics means a code of conduct. Full stop. So, comma, एक मिनट. गाने की आवाज आ रही है क्या आपको? नहीं सर. ठीक है. कहाँ तक लिखा कोड ऑफ कंडक्ट ना? हाँ. फुल स्टॉप. सो, कॉमा, the businessman give. So, the businessman give a regular supply of goods. A regular supply of good quality goods and services at reasonable price to their customer. डेफिनेशन लिखो बेटा. अकॉर्डिंग टू एंड्रयू क्रेन. According to Andrew Crane, CRANE, comma, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, बिजनेस एथिक्स इज the study of business situation comma activities and decisions where issues of right and wrong are addressed संबोधित करना, consider, refer,
ठीक है। हाँ सर। ये है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड वैल्यूज। हेडिंग सर, डालिए हाँ बोलो। सर असाइनमेंट के बारे में पूछना था। हाँ पूछिए ना। क्वेश्चन 3 लेंगे तो चलेगा क्या सर? चलेगा ना। ठीक है। हेडिंग डालिए बेटा, इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग। ठीक है। हम नेक्स्ट मैं आप हेलो बेटा, आप ध्यान में रखना, मैं आपको ना सेंड करता हूँ, आप लिख के रख देना। ठीक है सर। ठीक है, मैं आपको सेंड कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, आप लिख के रख देना। हाँ। ठीक है बेटा।